आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल हिस्ट्री वाले भैया में, जिसमें आज हम देखने वाले हैं क्लास 12 का ज्योग्राफी बुक सेकंड का पार्ट फर्स्ट, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं जनसंख्या वृद्धि दर के बारे में। इससे पहले की जो वीडियो है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, और जिन बच्चों ने वो वीडियो नहीं देखी प्लीज़ जाके देखिए, जिससे कि आपका कोई भी टॉपिक स्किप ना हो। तो हमने लास्ट जो वीडियो थी उसमें हमने ये पढ़ा था कि वितरण के बारे में, जनसंख्या वितरण क्या होता है, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक क्या होते हैं। तो आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं जनसंख्या वृद्धि दर के बारे में कि जनसंख्या वृद्धि दर होती क्या है। तो इसमें बोला जाता है किसी विशेष क्षेत्र में विशेष समय विधि में होने वाली जनसंख्या में जो परिवर्तन होता है उसे हम क्या कहते हैं, जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। तो इसकी अलग अलग अवस्थाएं होती हैं, अलग अलग चीज़ें होती हैं। तो देखिए, भारत के अंदर जनसंख्या वृद्धि की 4 अवस्थाएं हैं। पहला क्या है, स्थिर वृद्धि की अवधि, जो कि 1921 से पहले है, जो कि माना जाता है 1901 से 1921 तक है। तो इसमें क्या था कि भाई अवधि जो ये अवधि है इसमें वृद्धि दर अत्यंत निम्न थी, मतलब कि जो जन्म दर थी बहुत ही कम थी। और यहाँ पे बोला गया है 1911 से 1921 के दौरान ऋणात्मक वृद्धि दर हुई है, मतलब कि जन्म बहुत ही कम हुआ है। क्योंकि इसमें देखो ऋणात्मक वृद्धि कैसे है, क्योंकि जन्म और मृत्यु दर दोनों ही क्या है, सेम है। मतलब कि मृत्यु दर भी उतनी है जितनी जन्म दर है। तो जिसके कारण क्या हुआ है, ये जो अवधि है हमारी, ये जो समय है वो क्या था, स्थिर वृद्धि की अवधि वाला था। इसके बाद जो दूसरा है वो है निरंतर वृद्धि की अवधि। इसमें हम देखेंगे कि भाई जो लोग, ये जो बात कर रहे हैं हम 1921 से 51 के बीच में, 1921 से 51 के बीच में कर रहे हैं, जिसमें कि अब भारत के अंदर सभी लोगों के पास स्वास्थ्य सेवाएं में वृद्धि हो गई थी, मतलब कि सभी लोगों को हेल्थ फैसिलिटीज़ मिल रही थी। अब जब हेल्थ फैसिलिटीज़ मिलती हैं तो क्या होता है, मृत्यु दर में कमी आती है, और मृत्यु दर में कम आएगी तो जन्म दर तो वैसे नॉर्मल रहेगा ही, और जन्म दर में मृत्यु दर में कमी आई तो जन्म दर बढ़ गया, जिससे कि जनसंख्या वृद्धि निरंतर ही बढ़ती गई। कब से कब तक, 1921 से 1951 तक। इसके बाद आता है तीव्र वृद्धि की अवधि। अब देखिए इस अवधि में क्या पढ़ना है, तो ये जो अवधि है तीव्र वृद्धि की अवधि, इसमें क्या हुआ, जनसंख्या विस्फोट कहा जाता है। क्या, जनसंख्या विस्फोट। जनसंख्या विस्फोट का मतलब है कि ये वो समय था जब जनसंख्या में बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई थी, क्योंकि इस समय विकास कार्य तेज़ी से, मतलब विकास डेवलपमेंट इंडिया का बहुत तेज़ी से हो रहा था, जिससे कि इंडिया के जो लोग थे उनका जो जीवन स्तर है, जो लिविंग स्टैंडर्ड है, बहुत ही अच्छा हो गया था। साथ ही साथ उन्हें चिकित्सा सुविधाएं, मतलब कि हेल्थ फैसिलिटीज़ अच्छे से मिल रही थी, जिससे कि मृत्यु दर में तीव्र, मतलब तेज़ी से मृत्यु दर क्या हो गई, कम हो गई, जिसके कारण जनसंख्या विस्फोट इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा हुआ था। कब से कब तक, 1951 से 1981 के बीच में ये हुआ था। मतलब कि एक चीज़ समझ लीजिए, अगर कहीं पे तीव्र वृद्धि या निरंतर वृद्धि बढ़ रही है तो इसका मतलब ये है कि भाई वहाँ पर मृत्यु दर कम होगी। रीज़न हो सकता है कि वहाँ पर बेहतर रहन सहन के तरीके हो, जीवन स्तर अच्छा हो, चिकित्सा सुविधाएं अच्छी होंगी, जिसके कारण वहाँ पे मृत्यु दर कम होगी, और क्या होगा, वहाँ पे जन्म दर बढ़ जाएगी। फिर इसके बाद आता है हमारा फोर्थ एंड लास्ट, घटती वृद्धि की अवधि। अब देखो इसमें क्या है कि ये जो हम पढ़ने वाले हैं वो है 1981 से अब तक, मतलब आज तक के बारे में पढ़। तो इसमें क्या है कि बोला गया है धीरे धीरे मंद गति से घटने की प्रवृत्ति है, मतलब धीरे धीरे घटना शुरू हो गया। क्या चीज़, वृद्धि, जनसंख्या में वृद्धि कम होने लगी। क्यों, इसका एक रीज़न है कि विवाह की आयु में वृद्धि, मतलब कि पहले लोग क्या करते थे, छोटी ही आयु में क्या करते थे, जो लड़का लड़की की शादी कर देते थे। पर धीरे धीरे इंडिया के अंदर एजुकेशन आया, और एजुकेशन के साथ कुछ पॉलिसी आई। क्या आई, कुछ पॉलिसीज आई, कुछ नीति आई, जिसके द्वारा हमने ये देखा कि विवाह की आयु में वृद्धि कर दी गई, और लोग भी अवेयर, जागरूक होने लगे कि भाई हमें क्या करना है, अब कम उम्र में शादी बच्चों की नहीं करनी। साथ ही साथ स्त्रियों की शिक्षा में सुधार किया गया, मतलब कि जो स्त्री हैं, जो हमारी गर्ल्स हैं,
हमारी बच्चियाँ हैं उन्हें क्या हमने उनके लिए हमने शिक्षा प्रोवाइड की कि भाई हमें शादी कब करनी चाहिए, हमें लाइफ में क्या करना है, एक गोल बना दिया, जिससे कि क्या हुआ कि धीरे धीरे जो शादी की प्रथा थी, बाल विवाह जैसी कुप्रथाएं थी, इन सबको बंद कर दिया गया। और साथ ही साथ एक और चीज़, जनसंख्या नियंत्रण के लिए कारगर उपाय, मतलब कि जैसे कुछ गोली बनाई गई, मेडिसिन लाइक, कि जिससे कि क्या हो सकता है, घटती वृद्धि की अवधि, मतलब कि जनसंख्या कम होगी, नियंत्रण में आ जाएगी। ठीक है, तो ये आपकी 4 प्रवृत्ति थी, जिससे कि हमने ये देखा कि जनसंख्या वृद्धि के 4 अवस्थाएं हैं। ठीक है, तो अब देखने वाले हैं जनसंख्या वृद्धि में परिवर्तन के घटक, मतलब कि जनसंख्या में परिवर्तन कैसे आते हैं। तो एक चीज़ देख लेते हैं, एक हमने पर्टिकुलर एरिया ले लिया, अब वहाँ पे अगर जन्म होगा तो वहाँ पे क्या होगी, जनसंख्या बढ़ जाएगी। अगर वहाँ पे मृत्यु हुई, मतलब कि उस पर्टिकुलर एरिया में क्या सबसे ज़्यादा मृत्यु होने लगी, तो वहाँ पे जनसंख्या कम हो जाएगी। और प्रवास हुआ तो क्या होगा, एक एरिया में जो बंदा रह रहा है वो क्या जाएगा, दूसरे क्षेत्र में जाएगा, मतलब कि एक जगह की जो जनसंख्या है वो कम होगी और दूसरी जगह पे बढ़ जाएगी। तो अब हम इसे में प्रवास के बारे में पढ़ने वाले हैं, माइग्रेशन के बारे में पढ़ने हैं। माइग्रेशन होता क्या है, तो भाई माइग्रेशन क्या है, प्रवास क्या है, कि व्यक्ति का एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाना प्रवास कहलाता है। अभी मैंने आपको बताया, जब यदि एक व्यक्ति दूसरे एरिया में जाकर रहता है तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रवास कहते हैं। अब प्रवास की कुछ धाराएं हैं कि मतलब प्रवास होता कैसे है, तो कैसे हो सकता है, गांव से गांव हो सकता है, गांव से शहर हो सकता है, शहर से शहर हो सकता है, या शहर से गांव हो सकता है। ये इसे हम क्या कहते हैं, प्रवास की धाराएं, कि प्रवास किस तरह से हो सकता है। तो देखिए यहाँ पर अब कुछ चीज़ें देगी, जैसे प्रवास होता कैसे है, तो उद्गम स्थान एक वर्ड दे दिया, एक गंतव्य स्थान, ये क्या है, तो भाई उद्गम स्थान वो स्थान है जहाँ से व्यक्ति निकल के किसी और क्षेत्र में जाता है, और जिस क्षेत्र में जाता है उसे हम क्या कहते हैं, गंतव्य स्थान। जैसे कि मान लीजिए हम कहाँ के हैं, बिहार के, और बिहार से हम क्यों आए हैं वो अभी हम पढ़ेंगे कि हम किस चीज़ के लिए आए। अब बिहार से कोई एक ए है, एक जगह है, अब उससे बंदा कहाँ गया, बी पे, कहाँ गया, बी पे, तो जहाँ से वो निकला उसे हम क्या कहते हैं, उद्गम स्थान, और जहाँ पहुँचा उसे हम क्या कहते हैं, गंतव्य स्थान, मतलब कि डेस्टिनेशन। ठीक है, इसके बाद अब हम पढ़ेंगे कि भाई प्रवास के कारण क्या होते हैं, मतलब कि देखिए माइग्रेशन हो रहा है, चलिए ठीक है माइग्रेशन हो रहा है, पर इसके कारण क्या हैं, इसके ऐसे कौन से कारण हैं जिसके कारण लोग क्या कर रहे हैं, प्रवास कर रहे हैं। तो यहाँ पे 2 कारक हैं, प्रतिकर्ष और अपकर्ष। प्रतिकर्ष का मतलब होता है नेगेटिव पॉइंट, और अपकर्ष का मतलब होता है पॉजिटिव पॉइंट। अब देखिए, अब जैसे कि अभी मैंने एक एग्जांपल आपको दिया था कि बिहार और दिल्ली वाला। अब देखिए कि प्रतिकर्ष कारक में पहला आता है बेरोजगारी। अब बेरोजगारी, अब देखिए बिहार के अंदर इतनी एम्प्लॉयमेंट नहीं है, इतने रोज़गार नहीं है कि सभी लोगों को रोज़गार प्राप्त हो सके। तो लोग क्या करते हैं, वो एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाना पसंद करते हैं। तो पहला कारण ये हो गया। दूसरा, रहन की निम्न दशाएं, मतलब रहन सहन जो मतलब कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग स्टेज है, लेवल है, तो वो बहुत ही ख़राब है। बिहार के अंदर ना लाइट्स हैं, ठीक है, लाइट्स बहुत कम है, हाँ, बट अब डेवलपमेंट हो रहा है और वहाँ का भी विकास हो रहा है। अब क्या हो रहा है, निम्न दशाएं हैं किसी एरिया में, तो आप क्या करते हो, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाना पसंद करते हो, तो इसके कारण प्रवास होता है। तीसरा, अगर आप जिस एरिया में रह रहे हो, किसी एक पर्टिकुलर एरिया में रह रहे हो, तो वहाँ से क्या करते हो, अगर वहाँ पे राजनीतिक उपद्रव हो रहा है, मतलब कि वहाँ पे राजनीतिक हिंसा हो रही है, लड़ाई हो रही है, राजनीतिक मतलब कि लड़ाई कर रहे हैं, जो अस्थिरता है वहाँ पे, सरकार कोई एक नहीं रहती, तो जिसके कारण क्या करते हैं, हम लोग प्रवास करते हैं। अगला क्या है, प्रतिकूल जलवायु। और प्रतिकूल जलवायु, अब देखिए कि आप किसी एक एरिया में रहे जहाँ पे पानी अच्छा नहीं है, या पहाड़ी इलाका है जहाँ पे आपको सारी चीज़ें नहीं मिल पाती हैं, तो आप क्या करते हैं, आप एक ऐसा एरिया देखते हैं जहाँ पे ये सारी चीज़ें मिले, और जब आपको ऐसी जगह मिल जाती है तो आप क्या करते हैं, उस स्थान से दूसरे स्थान पे चले जाते हैं, जो प्रवास का एक प्रतिकर्ष कारक है, मतलब प्रतिकूल जलवायु। अगला क्या है, महामारी। अब देखिए कि जब किसी विशेष क्षेत्र में कोई बीमारी महामारी बन के फैलती है, मतलब वहाँ बीमारी फैलना शुरू हो जाती है, तो लोग क्या करते हैं, उस क्षेत्र को छोड़ के दूसरे क्षेत्र में चले जाते हैं, जो कि प्रवास का क्या है, प्रतिकर्ष कारक है। अब क्या है, अपकर्ष कारक, पॉजिटिव पॉइंट, कि मतलब लोग जाते क्यों हैं, प्रवास माइग्रेशन करते क्यों हो,
तो अब यहाँ पे क्या है, अपकर्ष कारक, मतलब कि क्या है कि भाई लोगों का माइग्रेशन का फर्स्ट रीज़न ये होता है कि वो क्या करना चाहते हैं, जॉब एम्प्लॉयमेंट के लिए। अगर उन्हें दूसरे क्षेत्र में पहले जैसे कि मान लीजिए ए क्षेत्र है कोई और सेकंड बी, अगर ए में उन्हें जॉब अच्छी नहीं मिल रही तो वो क्या करेंगे, हमेशा जगह बी पे चले जाएंगे, मतलब कि जॉब की अच्छी फैसिलिटीज़ होनी चाहिए। दूसरा, अगर किसी क्षेत्र में हमें रहन सहन की अच्छी दशाएं मिल रही है, वहाँ पे अच्छा लिविंग स्टैंडर्ड है हमारा, तो हम क्या करते हैं, वहीं पर चले जाते हैं। तीसरा, अगर किसी क्षेत्र में शांति और सुरक्षा मिल जाए तो वाह भाई वाह, जो हम जैसे लोग हैं हम तो वहीं बस जाते हैं। अब देखो ये होता क्या है इसमें कि शांति और सुरक्षा क्या, कि अगर मेरे को विश्वास है, एग्जाम्पल फॉर मी, कि अब हम देखते हैं कि जिस जहाँ पे मैं रहता हूँ अगर वहाँ पे शांति है और मेरे को सुरक्षा है, मतलब कि ये है कि मेरे साथ मतलब कि बदतमीज़ी नहीं होगी, मेरी लाइफ में कोई मेरे को मारेगा नहीं, तो ये क्या है, सुरक्षा और शांति से मैं वहाँ पे रह सकता हूँ। और ऐसे ही हर व्यक्ति रहना चाहता है। अगर व्यक्ति को ऐसी चीज़ें मिलती हैं, शांति व सुरक्षा मिलती है, तो वो उसी क्षेत्र में जाना पसंद करता है। अगला क्या है, अनुकूल जलवायु। अब देखिए किसी व्यक्ति को अगर किसी जैसे कि कोई व्यक्ति है एक एरिया से दूसरे एरिया में जा रहा है, ठीक है, अब चला गया वो, अब क्या हुआ कि जब दूसरे क्षेत्र में जा रहा है तो अगर वहाँ पे मीठा पानी मिल गया उसे, उपजाऊ जलवायु, उपजाऊ मृदा मिल गई और आसपास जो का एनवायरनमेंट है जो बहुत ही अच्छा हो, तो व्यक्ति क्या करता है, अपने पहले वाले स्थान को छोड़ के दूसरे वाले स्थान पे चला जाता है, जो कि जिससे कि प्रवास होता है। तो ये थे आपके प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारक। तो इसके बाद हम देखने वाले हैं आर्थिक स्तर की दृष्टि से भारत की जनसंख्या को कितने वर्गों में बांटा गया है। अब देखिए, अब इसमें जो है वो मेन चीज़ है आपकी कि जनसंख्या का किस तरह से बंटवारा किया गया है, किसके बीच में, आर्थिक स्तर पे कि व्यक्ति जनसंख्या है जो हमारी कितनी कमा रही है, कितना नहीं कमा रही। अब देखिए यहाँ पे 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। पहला क्या है, मुख्य श्रमिक, दूसरा है सीमांत और तीसरा है अश्रमिक। अब क्या होता है कि मिनिमम बोला गया है कि मुख्य श्रमिक वो होता है जिससे मिनिमम कम से कम 183 दिन 183 डेज का वर्क मिले, मतलब कि 183 दिन का काम मिले, तो वो क्या होता है, मुख्य श्रमिक। सीमांत श्रमिक कौन होता है, जिससे 183 दिन से कम कार्य मिलता है, उसे हम क्या कहते हैं, सीमांत श्रमिक कहते हैं। और जो अगला है हमारा श्रमिक अश्रमिक, जो व्यक्ति बेरोजगार होता है, जिसे काम नहीं मिल रहा, काम तो करना चाहता है पर उसे काम नहीं मिलता, तो ये क्या है, बेरोजगार होता है, इसे हम क्या कहते हैं, अश्रमिक कहते हैं। तो भाई ये है कि आर्थिक दृष्टि से किस तरह से भारत की जनसंख्या के कितने वर्ग किए हैं, तो 3 वर्ग। पहला कौन सा, मुख्य श्रमिक, दूसरा सीमांत श्रमिक, तीसरा अश्रमिक। ठीक, तो यहाँ वीडियो का एंड होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।